स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विनोद की विवेचना। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे। चुनाव आयोग ने उन सवालों के जवाब घुमा फिरा कर दिए, या यूं कह लीजिए कि उसने जवाब दिए ही नहीं, क्योंकि जो चिंताएं राहुल गांधी ने जाहिर की थी चुनाव की चोरी को लेकर महाराष्ट्र के, उसका उसके जो तथ्य के साथ उन्होंने बात की थी, उसका जवाब नहीं मिला। जवाब बीजेपी ने दिया, दूसरे तरह से दिया, राजनीतिक तौर पर। लेकिन एक संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग की जो जवाबदेही बनती है, वो हमें देखने को नहीं मिली। इसका क्या मतलब है? इसका क्या असर होगा आने वाले चुनाव पर? क्या बिहार में भी महाराष्ट्र दोहराया जा सकता है? क्या राहुल गांधी की ये चिंता है या विपक्ष की ये चिंता है? और इस चिंता को चुनाव आयोग क्यों एड्रेस नहीं कर रहा है? क्या वो केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है और केवल बीजेपी के लिए काम कर रहा है? ये बहुत गंभीर सवाल हैं जो हमारे पूरी संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस मुद्दे की विवेचना करते हैं। विनोद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विनोद जी, ये पूरा प्रसंग हुआ है चुनाव आयोग को लेकर। राहुल गांधी ने नई बात तो नहीं की, लेकिन नए ढंग से बात की और चुनाव आयोग से कुछ जवाब मांगे। वो चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारी शंकाएं बनी हुई हैं, ईवीएम को लेकर भी बनी हुई, लेकिन इसके अलावा भी जो प्रक्रियागत प्रश्न हैं, उनके जवाब भी नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? चुनाव आयोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? देखिए, जब आपके पास जवाब होते नहीं है तो दोगे क्या जवाब? आज के दिन बदकिस्मती से, जबकि तमाम दुनिया हमको बुलाती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, अब उसका मतलब क्या है कि चुनाव के अलावा यहां लोकतंत्र नहीं है। और जब जो तंजीम, जो हमारा इंस्टीट्यूशन जिसकी जिम्मेदारी है चुनाव करवाने की, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी संदेह के घेरे में आ जाती है, तो फिर दुनिया के और लोकतांत्रिक देश है, हमको सीरियसली क्यों लेंगे? ये जो चुनाव आयोग है, ये पता नहीं आयोग है या रोग है जिससे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को निजात पानी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें तीसरा जो मेंबर होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अलावा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। लेकिन सरकार एक कानून ले आई जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा के बजाय कोई तीसरा केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया गया हो सकता है। तो 2:1 जो है मेजॉरिटी हो गई सरकार के पक्ष में। आर्गुमेंट ये है कि पहले भी ऐसा होता था। हाँ जी, होता था, इसीलिए जो पहली सरकार थी उसको बदल दिया, आपको लाया गया। तो आप क्या नया कर रहे हैं और किस बात का दावा कर रहे हैं कि आपने व्यवस्था बदल दी जो कांग्रेस के नीचे पनप रही थी? ये गलत बात है। ये कोई बिल्कुल तर्क नहीं है, बिल्कुल भी, कि पहले भी ऐसा होता था इसलिए अब भी वैसा हो रहा है। क्योंकि सरकारें इसलिए बदली जाती हैं क्योंकि वो जनता की अपेक्षा के अनुसार नहीं उतरती हैं खरी। और जब नई सरकार बनती है तो उससे ये संभावना जागृत होती है कि नई दिशा मिलेगी, नए मापदंड होंगे, नया वैल्यू सिस्टम होगा। लेकिन वो वैल्यू सिस्टम बना नहीं। और आज के दिन बड़े प्रश्न चिन्ह है इलेक्शन कमीशन पर। अब आरोप लगता है कि विपक्ष ही क्यों सवाल उठाता है, मतलब राहुल गांधी ही क्यों सवाल उठाता है। भाई, मरता क्या ना करता। जो हमारे संविधान के तहत जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जिनका काम है फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था ईमानदारी से चलाई जा रही हो, उनका काम है सवाल पूछना।
अब जब इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं सत्तारूढ़ दल से, तो कोई ना कोई तो सवाल पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन साहब, शेरो शायरी से तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। भाई पिछले वाले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने तो शेरो शायरी में समय निपटा दिया अपना। अब नए वाले आए हैं। इतना बड़ा आर्टिकल कई अखबारों में नेता विपक्ष ने लिखा और वो कहते हैं कि फैक्चुअली सही नहीं है। क्या चीज फैक्चुअली सही नहीं है? क्या ये बात सही नहीं कि 2024 में जो रजिस्टर्ड नंबर ऑफ वोटर थे 9.29 करोड़, वो बढ़ के 24 के नवंबर में, मई से नवंबर में 9.70 करोड़ हो गए। और ये जो 9.70 करोड़ का जो फिगर है, ये हमारे रजिस्टर्ड वोटर से ज्यादा है, 9.5 करोड़ से ज्यादा है। बिल्कुल, जो आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 9.54 करोड़ है। और जिन लोगों ने 2024 के नवंबर के इलेक्शन में असेंबली के वोट डाले वो 9.70 करोड़ है। ये कैसे हो सकता है कि हाउ कैन द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट कैन बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, एंड दैट टू नॉट बाय स्मॉल मार्जिन, द मार्जिन ऑफ almost 16 lakhs, 9.70, 9.54, 54 में 16 मिलाएंगे तो 70 होंगे ना। बिल्कुल। तो 16 लाख कैसे ज्यादा हो गए? उसी तरह से और अनेक प्रश्न चिन्ह हैं जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं उन पे। अब जैसे बताया गया कि भाई जो टर्नआउट था, जो 5 बजे टर्नआउट था 58.22% था, फिर वो बढ़ता जो फाइनल टर्नआउट हुआ वो 66.05% हो गया, और फिर अगले दिन तक 77.83% हो गया। ये बढ़त हो गई 76 लाख वोटर की। अब ये मुझे बताइए कि 76 लाख वोटर, मोस्ट 12,000 बूथ है वहां पर, बिल्कुल, जहां पर ये घपला हुआ बकौल राहुल गांधी, और 85 सीटों पे हुआ जहां पर बीजेपी ने पोरली परफॉर्म किया। तो एवरेज 600 वोट पड़ते हैं पर बूथ, लेकिन वो बढ़ के कहीं ज्यादा हो गए। और अगर पूरे वो वोट डालने में अगर उसको समय कैलकुलेट किया जाए तो कई 10-12 घंटे और एक्स्ट्रा लगने चाहिए थे। सो 2 and 2 हो नहीं रहा कहीं पर भी। और इसमें मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की जो ईमानदारी की अगर इसकी कोई पेशरफ्त करता हो तो वो कहता है हम इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके बाद बात करेंगे, अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, अभी किया नहीं है इसलिए बात नहीं करेंगे। लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाहते। ये आंकड़े पहली बार प्रकाशित नहीं हुए। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी इनके बारे में बोला था और लिखा था, लेकिन पार्लियामेंट में आप कुछ भी बोल दीजिए, उसकी कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आती। भाई एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है, सरकार जो है, हाउ इज इट बीइंग मेड अकाउंटेबल बाय पार्लियामेंट? आई वांट टू आस्क, पार्लियामेंट किस तरह से जवाबदेह हो रही है, सरकार किस तरह से जवाबदेह हो रही है पार्लियामेंट के प्रति? ये तो अलग छोड़ दीजिए। स्पेशल सेशन की डिमांड है ऑपरेशन सिंदूर पे, वो कहते हैं जी जुलाई में हो ही जाना है मॉनसून सेशन। जब तक मॉनसून सेशन में सिंदूर धुल जाएगा, उसे नजर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। बिल्कुल। देखिए ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और प्रश्न चिन्ह खड़े करती है इस बात पे कि वेदर आवर क्लेम ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी इज जेन्युइन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप लग गई है, जैसे कि क्यूबा में होती है डिक्टेटरशिप, या जैसे कि चीन में सिंगल पार्टी रूल है और वहां पर किसी को बोलने नहीं दिया जाता। हम जब भी व्यथा जताते हैं अपनी,
आज की वस्तुस्थिति की, तो पिछले के अनुपात में जताते हैं। हम किस चीज पे आंसू बहाते हैं? डिक्लाइन पे आंसू बहाते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ सिस्टम पे नहीं हम आंसू बहाते। क्योंकि अगर हम ऐसा आर्गुमेंट देंगे तो उनका जवाब ये होता है कि आपको व्यवस्था में कॉन्फिडेंस नहीं है भारत की, आप कैसे कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी नहीं रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप डेमोक्रेसी नहीं रहे, हम डेमोक्रेसी नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि 24 कैरेट डेमोक्रेसी हम नहीं रहे, बिल्कुल, जिसको ओढ़ के चल सके दुनिया में। We have ceased to be a 24 carat democracy which you can wear and go around the world telling them that we are a लोकतंत्र। हम उस स्थिति से बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत नीचे जा चुके हैं, और इसीलिए हम जैसे, आप जैसे और अनेकों हमारे जैसे लोगों के मन में व्यथा उत्पन्न होती है। देखिए, हमने तो अपनी जीवन गुजार लिया, हम जो आज के दिन रो रहे हैं या व्यथा जता रहे हैं, हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि ये जो जनरेशन हमारे बाद आएगी, उस जनरेशन को व्यवस्था जो मिले वो ऐसी व्यवस्था मिले जहां उसके पास जो उसके अधिकार हैं वो इस्तेमाल कर सके, और उसमें जो सबसे मुख्य अधिकार है वोट डालने का अधिकार। अगर मेरे से किसी भी तरीके से एक एवरेज सिटीजन से वोटिंग राइट छीन लिया जाए या वोटिंग राइट को नगण्य कर दिया जाए, तो क्या वो चिंता का विषय नहीं है? ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़कर ही ऊपर आए हैं ना। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो क्या सत्ता परिवर्तन होता 2014 में? नहीं होता ना। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि शायद वो इस पे अब विचार करना सत्ता चाहिए। परिवर्तन और को ये रोकना दो ही चाहते हैं। इंस्टीट्यूशन नहीं डॉक्टर साहब, ये कई इंस्टीट्यूशन है। जैसे मिसाल के तौर पे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, आपने कभी सुना उसके बारे में? हाल ही के दिनों में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने बड़ा काम किया और जबरदस्त, उसके बारे में कुछ सुना है आपने? हाजिरी लगा रहे हैं, जो भी सुना है सरकारी हाजिरी लगा रहे हैं सरकारी बिल्कुल। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अपने अपने एरिया ऑफ एक्टिविटी हैं, जुरिस्डिक्शन है, ये तो सन्नाटे में है। ये तो लगता है दे हैव गॉन टू सीड, दीज इंस्टीट्यूशंस हैव गॉन टू सीड। जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अब जैसे चीफ जस्टिस ने बोला, चीफ जस्टिस साहब ने बोला, गवई साहब ने, कि पोस्ट रिटायरमेंट नौकरियां नहीं लेनी चाहिए जजेस को। अगर आज के दिन उनका विचार लागू कर दिया जाए तो आप गिनती कर लें कितने लोग हैं जिनको अपने पद त्यागने होंगे, जो पोस्ट रिटायरमेंट मिले हुए हैं उनको। हमने हाई कोर्ट के जजेस देखे हैं, बहुत सम्मान के साथ मैं जुडिशरी के बारे में कहना चाहता हूं, सब हमारे जजेस एक जैसे नहीं हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल में अभी 2 इंसिडेंट हुए, उसके बाद में क्या आस्था रह जाएगी जुडिशरी में, हाई कोर्ट लेवल पे? जो 2 इंसिडेंट हुए हैं, जो 2 हाई कोर्ट के जज साहिबान जिन्होंने विभिन्न प्रकार के जजमेंट्स दिए और जजमेंट के जरिए एक तरह से स्लोगनरिंग की और मतलब राजनीतिक बयान दिए जजमेंट के जरिए, वो इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीते, पदासीन हो गए, लोकतंत्र में बहाल हो गए, लोकतंत्र में नहा लिए लोकतंत्र से कि नाउ तो वी हैव गॉट पीपल्स मैंडेट। लेकिन जो मैंडेट आपके पास था बाहैसियत जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, क्या आपने उसको ईमानदारी से निभाया? इस सबके चलते जब चीफ जस्टिस स्वयं ये बात कह रहे हैं, और वो एक बैकग्राउंड में कह रहे हैं कि अभी एक जज साहिबान जो है, इनके घर पे पैसे मिले, ढेर सारे नोट मिले, अब उनकी इम्पीचमेंट की तैयारी हो रही है, सरकार विपक्ष से भी रास्ता कर रही है कि इनकी इम्पीचमेंट करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता।
आप जरूर कीजिए इम्पीचमेंट, लेकिन ये जो व्यवस्था आप चाह रहे हैं एक जज के संदर्भ में, वो व्यवस्था यूनिवर्सल होनी चाहिए और हर किसी पर लागू होनी चाहिए। और ये किस तरह से होगी, कैसे होगी, ये तो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को मिल के बैठ के बात करके ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो वो जो जज पकड़े गए हैं पैसे के साथ, जिनके घर में पैसे पकड़े गए, उनको इम्पीच करने की व्यवस्था के पीछे एक और उद्देश्य भी है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कि हटा दिया, बर्खास्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि उसको दोबारा बहाल किया जाए, जिसमें कि बढ़त होगी सरकार के पास कि कौन की नियुक्तियों में, जजों की नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। अब क्या एक व्यवस्था जिसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, उस व्यवस्था को और अधिकार सौंप दिए जाने चाहिए ताकि अपनी मनमानी से जजेस भी नियुक्त कर ले। तो कहीं तो लोकतंत्र में सवाल पूछने वाली संस्थाएं रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि लोकतंत्र तो दो तरीके का होता है ना डॉक्टर साहब। एक तो वो लोकतंत्र होता है जो आप और मैं जिसका इस्तेमाल करके वोट डालते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, और एक वो लोकतंत्र होता है जो सिर्फ संस्थाओं के जरिए ही चल सकता है। वो पॉपुलर डेमोक्रेसी से जुदा होता है, वो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी उसको कहते हैं, और उसके बिना व्यवस्था चलती नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस का दायित्व लोकतंत्र को बहाल रखना है, उसकी प्योरिटी को डिफेंड करना है। वो हमारे देश में नहीं हो रहा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से ही नहीं हो रहा, ये बरसों से नहीं हो रहा, सिर्फ अनुपात का फर्क हुआ है, तो कभी ज्यादा नहीं हुआ और कभी ज्यादा हो रहा है। तो ये ना करें, हम उस रास्ते पे ना जाएं जिस रास्ते पे जाकर इंदिरा गांधी इतनी बड़ी नेता पशेमान हुई थी, इतिहास में उसका रुतबा होना चाहिए उसने गंवाया था। आज के जो निजाम चला रहे हैं लोग बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको याद करवा रहे हैं कि आपने कुछ सीखा नहीं किया उनसे। अगर सीखा होता तो ये सब नहीं हो रहा होता। ये इलेक्शन कमीशन में जो नियुक्तियां हैं, ये सब सुपर एनुएटेड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, क्या किस कला के बल पर ये यहाँ पर आके इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, ये तो ईश्वरी जाने, या जो जिनके पास सरकार चलाने की ईश्वरीय शक्ति है वो जाने। पहले भी ऐसा होता था, पहले भी बड़े हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं जिनका बड़ा एम्बैरेसिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने इलेक्शन लड़े इलेक्शन कमीशन में अपनी कार्यकाल पूरा होने के बाद, जिनकी पॉलिटिकल प्रीडिलेक्शंस बड़ी वाजे थी, बड़ी क्लियर थी। तो ये वो इदारा है जिस इदारे में अगर एक भी ऑयटा ऑफ डाउट अगर किसी की दामन पर है, किसी की पर्सनैलिटी पे, ट्रैक रिकॉर्ड पे है, तो उसको नियुक्त नहीं करना चाहिए इस इदारे में। और अगर यही सवाल उठते रहे हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में, आपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में सुना है क्या लेटली, जिसने नोशनल लॉस की थ्योरी दी थी? विनोद जी के बारे में सुना है? हमारे नेम से सीएजी बिल्कुल, थे ना। विनोद राय जी। जी हाँ, उनकी राय बड़ी बिल्कुल। प्रखर थी, हमारी तो राय है ही नहीं कुछ, उनकी राय बड़ी थी। और उन्होंने किताब लिखी थी, नॉट मेयरली इन एन अकाउंटेंट, सीएजी इज नॉट मेयरली इन एन अकाउंटेंट, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहाँ है आज के दिन? उनसे कोई जवाब तलब नहीं होगा क्या? नोशनल लॉस की थ्योरी दे के गए, उसके बाद एक भी व्यक्ति उस नोशनल लॉस इन्फ्लिक्ट करने के चलते उसकी कन्विक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जजेस को आप नहीं कर पाए ना कन्विंस कि जो एविडेंस आप दे रहे थे, सरकार दे रही थी, कि वो एविडेंस जो था वो टेनेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ था।
तो देखिए, बात है आज के दिन की, एक नेशनल इशू है ये हमारा तुम्हारा पर्सनल इशू नहीं है, ये सरकार के विरोध में जताई गई व्यथा नहीं है, ये राष्ट्र हित में कही गई बात है। हम इसको राष्ट्र हित के दायरे में देखते हैं। हम चूंकि अपने देश से, यहाँ के लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, तो हम आज के दिन इन मुद्दों को उठा रहे हैं, ये इशू उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बिना सवालों के लोकतंत्र नहीं चलता, भाषणों से नहीं चलता लोकतंत्र, कसीदे पढ़ के नहीं चलता लोकतंत्र। ये पत्रकार जो आज के दिन है, हमारा समाज, हमको तो बताने में भी गुरेज होता है कि भाई हम पत्रकार थे या हैं, लेकिन एक से एक बड़ा प्रवक्ता है सरकार का जो मीडिया में बैठा है। आप हमको सरकार की पैरवी करनी है कुछ मुद्दों पर, जहां पर हमारी सरकार का जो पॉलिसी है वो सीधी सीधी हमारे देश हित में जुड़ी हुई है। लेकिन हर पॉलिटिकल डिसीजन उस कैटेगराइजेशन में नहीं आता। बहुत से ऐसे राजनीतिक फैसले होते हैं जिन पे सवाल उठने चाहिए ताकि वो फैसले पुख्ता हो जाएं, और अगर वो कमजोर फैसले हैं तो वापस ले लिए जाए। लेकिन वो सारा जो सिस्टम है उसको बिगाड़ के रख दिया गया, क्योंकि आपने इदारे क्षीण कर दिए, इंस्टीट्यूशंस वीकन कर दिए, अपने सरकार पे टोटली डिपेंडेंट कर लिए, या इतना उनमें आपने आतंक भर दिया उन इंस्टीट्यूशंस में कि वो कुछ अपने आप से करने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। तो विनोद जी ये बताएं कि अब इतने सब के बाद क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग बहुत ढिठाई से काम कर रहा है, सरकार ढिठाई से काम कर रही है, बीजेपी ढिठाई से काम कर रही, तो इनके इस रवैये से क्या दिखता है? आगे भी बिहार में, बंगाल में भी इसी तरह से चुनाव की चोरी जारी रहेगी? देखिए, ऐसा है कि अब 3 बार हमारे प्रधानमंत्री जीते हैं इलेक्शन, इसमें तो दो राय है नहीं कि इलेक्शन जीते हैं। जिस व्यवस्था जो आज के दिन है, जिस व्यवस्था के तहत कांग्रेस भी लड़ती है और कांग्रेस भी कहीं कहीं इलेक्शन जीतती है, उस व्यवस्था के तहत ही लड़ रही है आज की सरकार, जो सत्तारूढ़ दल है वो। लेकिन जब ऐसे सवाल उठते हैं तो उसके जवाब बनते नहीं है क्या? सरकार सिर्फ इलेक्ट करने की बात ही नहीं है डॉक्टर साहब, सरकार को अकाउंटेबल बनाने की भी बात है। डेमोक्रेसी सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती, लोकतंत्र सिर्फ नुमाइंदगी का फलसफा नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी को इंटरैक्टिव भी होना पड़ता है। दो इलेक्शन के बीच में अगर कोई भी लोकतंत्र इंटरैक्टिव नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, तो अधूरा लोकतंत्र है, वो पूरा लोकतंत्र नहीं है। और फिर आज के दिन अगर कुछ पश्चिमी सभ्यता के लोग, पश्चिमी प्रेस, वेस्टर्न मीडिया अगर भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बोलता है तो हमको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पुख्ता जवाब नहीं होते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी संस्थाएं जो हैं, जो उनकी खस्ता हाल है, वो उन संस्थाओं में जान भरने की जरूरत है। ये कैसे होगा? ये तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट ही इसमें कुछ कर सकती है, ठीक, लेकिन सबसे बड़ा आज के दिन दायित्व जो है वो उन दलों पे है जिनके दम पर ये सरकार चल रही है। अगर वो किसी बात पे अड़ जाएंगे और ऐसी बात पे अड़ जाएंगे जो कि बायपार्टीसन है, जो कि राष्ट्र हित में है, जो कि संस्थाओं को मजबूत करने वाली बात है, अगर उस पे वो अड़ जाएंगे तो ये सरकार मान जाएगी, और जो दुरुस्त होगा मामला, जो आज के दिन मामला बिगड़ा हुआ है, वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या इनके पास इतना दमखम है कि वो सच्चा सत्ता छोड़ने के बदले भी ये परिवर्तन करने पे जुट जाए? मुझे तो शक है। लेकिन मैं समझता हूं
इनकी पॉलिटिकल ऑनेस्टी और पॉलिटिकल कमिटमेंट भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति आज के दिन वो दांव पे लगी हुई है। इनको जवाब देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि सत्ता तो परमानेंट है नहीं, एक ना एक दिन तो जानी है। और क्या पता जो आज के दिन दूसरों पे अप्लाई कर रहे हो आप, कल को आप पे अप्लाई हो जाए। और उस दिन भी जो नई सरकार आएगी वो कहेगी पहले भी ऐसे होता था। तो आम सिटीजन कहां जाएगा भाई, पहले भी ऐसे होता था। अगर देखिए, जब से सोसाइटी बनी है, सिविलाइजेशन बसी है, मर्डर होते हैं। अब क्या मर्डर जस्टिफाई कर सकते हैं कि तो मर्डर तो होते रहते हैं, तो मर्डर से क्यों उत्तेजित होना? तो क्या कैन यू जस्टिफाई मर्डर्स? कैन यू जस्टिफाई डिसीट? कैन यू जस्टिफाई थीवरी? कैन यू जस्टिफाई डकॉइटी? कैन यू जस्टिफाई रेप? दो रेप हैज बीन जस्टिफाइड। बदकिस्मती से हमारी पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने खड़े होकर ये इसको जस्टिफाई किया है, और प्राइवेटली तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल नेसेसिटी है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कई लोग कहते हैं प्राइवेटली इस बात को, जो बदकिस्मत की बात है। और ऐसे लोग दोनों तरफ बसते हैं पॉलिटिकल डिवाइड के। लेकिन वो अलग मसला है, वो अलग बहस है, क्योंकि वो तो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि धीरे धीरे मैं समझता हूँ हम कुछ आगे बढ़े हैं। महिलाओं का जो हमने सम्मान, उनका सशक्तिकरण, उनके सम्मान की जो बात होती है, तो वो एक मेजर इशू बन गया आज के दिन। क्योंकि खुशकिस्मती से हमारी महिला वोटर जो हैं वो एक बड़ा तबका है, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करके कोई सरकार चला नहीं सकता या जीत नहीं सकता इलेक्शन। लेकिन और अनेकों ऐसे मसले हैं जहां पर बड़ा तबके हमारे देश में जो वोटर हैं, वो वोटिंग राइट तो उनके पास है, लेकिन उनके पास वो अहमियत नहीं है जो राजनीतिक दल दूसरे समाज से आए वोटर्स को देती है। वो बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जिनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि जैसा भी हो, ये कहां भी वोट डालें हम तो जीत ही जाएंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रेटेजी है टू मेक सर्टेन सेक्शंस ऑफ वोटर्स इनकॉन्सिक्वेंशियल इन द फाइनल आउटकम ऑफ द रिजल्ट्स, वो सबसे बड़ा डेंजर है लोकतंत्र के लिए। अगर आप एक तबके को, जहां तक इलेक्शन के रिजल्ट की बात है, उसमें आप नगण्य बना दें कि इनके ये जहां मर्जी वोट डालें, हम अपने लिहाज से वोट डलवा सकते हैं, हम अपने लिहाज से रिजल्ट पा सकते हैं, तो ये फिर हमारा जॉइंट इलेक्टेड सिस्टम का बहिष्कार है, तिरस्कार है। ये जॉइंट इलेक्टेड सिस्टम जो हमारे देश में था, वही हमारा सबसे बड़ा स्तंभ था लोकतंत्र का। ये जो आपके बगल में मुल्क है जिसको आप पाकिस्तान बोलते हो, वहां पर आज भी वैसा जॉइंट इलेक्टेड सिस्टम नहीं है जैसा कि हमारे पास है। वहां तो लिस्टें बनती थी कि भाई आपको जिस पॉलिटिकल पार्टीज को जो वोट मिले हैं उस परसेंटेज के हिसाब से जो लिस्ट बनी हुई है कि ये हिंदू वोटर, ये हिंदू नुमाइंदे हैं, ये सिख नुमाइंदे हैं, कि उनको उसके अनुसार उनके टॉप कैंडिडेट वो मनोनीत कर सकते थे। इलेक्टेड नहीं है वो। हमारे यहाँ तो इलेक्ट होते हैं। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती, जो गुलदस्ता नुमा लोकतंत्र है, उसमें फूल अलग अलग नहीं चुने जाते, एक साथ चुने जाते हैं सारे फूल। तो फिर आप एक ऐसे तबके को जो कि गुलदस्ते का अभिन्न अंग रहा है, उसको अलग थलग करके क्यों देखना चाहते हैं? और जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं सबका साथ है, सबका विकास है। इसका मतलब क्या है कि भाई 5 किलो राशन सबको मिलता है, वहां पर तो हम भेदभाव नहीं करते। लेकिन रोटी और कपड़े
और मकान के अलावा जो सबसे अहम बात होती है वो होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनत्व का भाव कितना दे रहे हैं आप। बिल्कुल। तो ये सवाल हैं, बड़े गंभीर सवाल हैं जिससे कि हमारा देश मुखातिब नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। और मैं समझता हूं कि बहुत देर कर दी है ऑलरेडी हमने, लेकिन अब समय आ गया है कि कुछ इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी ने जब ऐसा किया था तो उस वक्त कुछ लोग खड़े हो गए थे ना, जगजीवन राम खड़े हो गए थे, बहुगुणा खड़े हो गए थे, पार्टी में से निकल के बाहर आ गए थे, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शुरू हो गई थी, बड़ा तबका नौजवानों का ज्वाइन किया था उसको। तो जो स्ट्रीट पावर थी विपक्ष की और लोकतंत्र के हितैषियों की, वो पूरी नुमाइश पे थी। आज के दिन तो सभी सहमे हुए, घरों में घुसे हुए हैं अपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अराजकता पैदा करें वो, लेकिन देश की आत्मा को जोड़ने की जरूरत पड़ती है कभी कभी, और उसको खूबसूरती से ही झंझोड़ना चाहिए। उसमें कोई कलेश या कोई ऐसा स्लोगन नहीं रेस करना चाहिए जिससे कि जिस देश के लिए आप लड़ रहे हो उसी को नुकसान हो, हमारी सांझी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो। लेकिन किसी भी पुख्ता लोकतंत्र में जनता जिंदा नजर आनी चाहिए ना। जिंदा बिल्कुल। कौम भारत है कि नहीं, तो लोहिया जी का स्लोगन हुआ करता था ना, जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं किया करते। तो आज की जो सरकार है वो भी लोहिया जी की प्रशंसक है। तो चलो हम लोग उनको जरा याद करवा दें कि वो कहते थे कि जिंदा कौमें जो है वो 5 बरस इंतजार नहीं करती, और सरकारों को 5 बरस इंतजार करवाना नहीं चाहिए। इलेक्शन के मध्य में आपका क्या कॉन्डक्ट है, कितने आप लोगों के साथ हैं, कितना जुड़े हुए हैं, कितना उनकी बात सुन रहे हैं, ये किसी भी सरकार को उसको उसको टेस्ट करने के लिए ये मापदंड है। और ये मापदंड पहली बार नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले भी बड़े अप्लाई किए हैं। ये मापदंड अप्लाई हुए हैं ना पहले। राजीव बिल्कुल। गांधी जिसको इतने बड़े मैंडेट से जितवाया, उनकी माता के देहांत के बाद इस देश ने लगभग 5 साल पूरे होने से पहले ही उनकी साख गिर गई थी। वो किस लिए गिरी थी? लोग खड़े हो गए थे ना, लोग सवाल पूछते थे, संस्थान सवाल पूछते थे। ये जो विनोद राय जी कौन थे? कैग थे ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे ना। संस्था जब चलाते थे ब्यूरोक्रेसी में जब तो नहीं कुछ बोलते थे, जब कैग इन्होंने चलाई और जब इन्होंने रिपोर्ट हमने पेश की, उससे पता चले ना कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन में अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज अ नोशनल लॉस ऑफ lakhs of crores of rupees, जब ही बोले ना वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो संस्थाएं कहां गई भी आज के दिन, वो मीडिया कहां है आज के दिन? सब जो सब सरकार मुद्दे की गोद उठाता में है, है। सब सरकार की गोद में है। देखिए पता नहीं गोद में है कहाँ है सरकार। इतना उसको मैं समझता हूँ नगण्य कर दिया है कि गोद में भी जगह नहीं दे रही शायद आजकल। वो और इसलिए मैं समझता हूँ कि एक स्टेज आती है किसी भी पार्टी के लिए, नेता के लिए, ये विचार करने का समय होता है कि इतिहास हमको कैसे आंकेगा, जांचेगा। इंदिरा गांधी भूल गई थी ये बात कि इतिहास उनको कैसे आंकेगा, जांचेगा। और बाय द टाइम शी रियलाइज्ड इट वाज टू लेट, और वो इलेक्शन हार गई। वो तो खुशकिस्मत थी कि दोबारा आ गई सत्ता में, लेकिन आज के दिन वो संभावना किसी भी पार्टी के लिए कम है।
उसका एक ज्वलंत उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। एक बार सत्ता गई, 3 इलेक्शन से अभी तक बाहर बैठी है और एक समय पे अपने आप को भारत का डिफॉल्ट ऑप्शन मानती थी कि हमको तो आना ही है पावर में, हम तो डिफॉल्ट ऑप्शन है। उस जमाना गया डिफॉल्ट ऑप्शन का, बिल्कुल। और इसलिए हमको ये सोचना है। और मैं समझता हूं हम बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे कि हम किसी के विरोध में हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं, भारत के पक्ष में हैं। और हमको ये लग रहा है कि भारत एक रास्ते पे चला है जहां शायद उसकी साख गिर रही है। हमारे जो लोकतंत्र का जो जलाल था, जो उसका उरोज था, जो उसकी प्रिस्टीन प्रेजेंस थी, उसमें कमी आ रही है। और इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। सरकार को तो करना ही चाहिए, उचित बात तो वही है। लेकिन जो इदारे हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो भी देखिए, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जितने लोग, विभिन्न हमारी वॉइसेस थी, विभिन्न आवाजें थी, वो निकाल दी गई हैं, उनको भी वीकन कर दिया गया है। कहीं आपको कभी अब नजर आता है क्या, सुनाई देता है क्या, जो तारकुंडे टाइप लोग कहीं हैं क्या हमारे देश में, वीएम तारकुंडे टाइप कहीं नजर आते हैं आपको? बिल्कुल सच्चर जो तार है कुंडे भी, कोई जो नहीं। जिन्होंने प्रॉमिस शो भी किया, उनको भी चुप करवा के कोने में बिठा दिया गया है। उनको बता दे, उनको कई लोग तो ऐसे हैं जिनको ये कह दिया गया कि ये तो राष्ट्र विरोधी विरोधी तत्व है। हो सकता है कुछ लोग उनमें हों, लेकिन समाज थोड़ी राष्ट्र विरोध हो जाता है। तो इसको तो ठीक करना चाहिए। और ये देखिए, मैं कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर की देशभक्ति पे प्रश्न नहीं उठाता, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री भारत का हो जाता है, तो ये मानना गलत है कि उसको सिर्फ अपनी कुर्सी से ही प्यार है। उसको मोहब्बत बहुत चीजों से हो जाती है। जब वो सलामी लेता है लाल किले पर, जब वो भारत की लीडरशिप का चोगा पहनकर विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट करता है, जब भारत की राष्ट्र धुन बजती है बड़े बड़े फंक्शंस पर, इंटरनेशनल ग्लोबल फंक्शंस पर, भले ही वो ओलंपिक्स में हो, भले ही वो एशियन गेम्स हो, भले ही वो और तरीके के समागम हो, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा रेसिपिएंट हमारा प्रधानमंत्री होता है। और मैं समझता हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री इसलिए राष्ट्र विरोधी तो नहीं है, लेकिन he sometimes failed by his advisors। हमने देखा है किस तरह से लीडरशिप इज लेट डाउन बाय इट्स एडवाइजर्स। सिर्फ भारत में नहीं, और जगह पे भी ऐसा होता हुआ हमने देखा है। कभी तो वो सुनना बंद कर देते हैं और कभी लोग उनको बताना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए मैं समझता हूं कि अपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट, ये तो सिर्फ फैसला वही ले सकता है जो शीर्ष नेतृत्व है, और कोई दूसरा तो नहीं ले सकता। और बहुत बार ये कहा भी जाता है कि सब लोग मिड करियर क्राइसिस फेस करते हैं, और जब आप मिड करियर क्राइसिस फेस करते हैं तो सबैटिकल के लिए चले जाते हैं, जैसे कि आप सबैटिकल पे आए हुए हैं या जो भी है। तो वो जरूरी है हर किसी के लिए। और गिविंग द लीडरशिप द बेनिफिट ऑफ डाउट, हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ सुधार होगा उन इदारों में जिनकी तरफ हमने इशारा किया है। बाकी अगर नहीं होगा तो
हम उसको अपना बैड लक मानेंगे कि नहीं हुआ भाई, देश का भी बैड लक ही हो गया एक तरह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुधार की गुंजाइश है और करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपकी विवेचना के लिए धन्यवाद। नमस्कार।